नमस्कार। कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है संस्कार। साधना और सुधा दोनों कॉलेज के ज़माने से सहेलियां थीं। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझती थीं और अपनी सारी बातें आपस में बांटती थीं। दोनों परिवारों के बीच भी बहुत घनिष्ठता थी। पढ़ाई खत्म होते होते दोनों ही सहेलियां विवाह बंधन में बंध गईं। साधना के पिता मध्यम वर्ग परिवार से थे। उन्होंने अपने स्तर के अनुरूप ही परिवार ढूंढा। अपनी बेटी के लिए साधना का पति अमर बैंक में क्लर्क था। उसके ससुराल का माहौल भी उसके घर जैसा साधारण था। साधना भी बचपन से इसी माहौल में पली बड़ी थी। उसे ससुराल में सामंजस्य स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। साधना का विवाह समय के साथ संपन्न हो गया और सुधा के पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने जैसा परिवार देखकर सुधा की शादी मुकेश से कर दी। मुकेश एक खुले विचारों का नवयुवक था और अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाता था। सुधा की ससुराल का माहौल उच्च वर्गीय था। सुधा को भी कोई दिक्कत नहीं हुई इस परिवार में। समय गुजरता गया। साधना और सुधा दोनों के एक एक बेटा हुआ। साधना के बेटे का नाम सुनील और सुधा के बेटे का नाम अमित था। दोनों के बेटे समय के साथ बड़े हुए और अच्छी शिक्षा की बदौलत अच्छी नौकरियां पाकर सेटल हो गए। साधना और सुधा के बीच संपर्क अब पहले जैसा तो संभव नहीं था, मगर दोनों मौका मिलते ही एक दूसरे का फोन पर हाल चाल लेती रहती थीं। समय इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा। साधना ने अपने बेटे सुनील की शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। इन दिनों साधना की माली हालत काफी सुधर गई थी और उसके पति ने भी विभागीय परीक्षा देकर पदोन्नति प्राप्त करते हुए वर्तमान में जनरल मैनेजर का पद प्राप्त कर लिया था और इसलिए उसका उठना बैठना भी अब उच्च वर्गीय लोगों के बीच बढ़ गया था। इतना सब होने के बावजूद साधना में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वो आज भी अपनी मध्यम वर्गीय सोच के साथ ही जी रही थी। उसने कभी अपने पति के पद या धन का कोई गुमान नहीं दिखाया था। साधना और सुधा दोनों के ही बेटे विवाह योग्य हो गए थे और दोनों ने अपने अपने स्तर पर लड़कियों की खोज करना शुरू कर दिया था। साधना जहां अपने बेटे के लिए एक पढ़ी लिखी सुघड़ और संभव हो सकता तो संयुक्त परिवार की लड़की देख रही थी, वहीं सुधा तो अपने से ही ऊंचे खानदान में लड़की ढूंढ रही थी। दोनों ने अपने अपने तौर पर खोजना जारी कर दिया था। साधना ने एक दो ऐसे परिवार देख रखे थे जिसमें विवाह योग्य लड़कियां थीं और वो उनके बारे में खोज खबर ले रही थी। उसकी नज़र एक ऐसी लड़की को तलाश रही थी जो किसी संयुक्त परिवार से हो, पढ़ी लिखी और गृह कार्य में भी निपुण हो। उसने पैसे और स्टेटस पर ध्यान नहीं दिया था, बस सलीकेदार और मृदुभाषी लड़की की तलाश करती रही। साधना के वर्तमान स्तर को देखकर पहले तो मध्यम वर्गीय परिवार उसके संपर्क में आने से कतराते रहे, मगर जब उन्हें पता चला कि साधना अपने बेटे के लिए मध्यम वर्गीय लड़की ढूंढ रही हैं, तो उनमें से दो तीन परिवारों ने साधना से बात छेड़ी। साधना ने सभी से बात की, मगर वे लड़कियां उसे अपने बेटे के लिए उचित नहीं प्रतीत हुईं। किसी की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी, किसी की पढ़ाई कम थी, किसी लड़की का स्वभाव जरा तेज था, तो कोई लड़की मध्यम परिवार की होते हुए भी साधना के स्तर से ऊपर जाने की इच्छा लिए हुए थी। ये सब साधना देखकर साधना का दिल टूट गया और उसे लगा कि शायद उसे अब अपने पसंद की लड़की नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं उसे समझौता करना पड़ेगा। साधना इन्हीं विचारों में खोई रहती थी। तभी एक दिन उसके पास एक फोन आया। फोन अनजान नंबर से आया था। साधना ने उसे इग्नोर कर दिया, मगर लगातार 4 बार फोन आता रहा। आखिर ऊब कर उसने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, हेलो, क्या ये साधना जी का नंबर है? साधना ने अनमने भाव से जवाब दिया, जी बोल रही हूँ। उस तरफ से कहा गया कि लीजिए बात कीजिए। साधना कुछ कहती उससे पहले ही उस ओर से एक चहकती हुई आवाज आई, साधना मैं बोल रही हूँ, पहचाना? साधना ये आवाज सुनकर बोली, कौन, माही? उधर से बोलने वाली महिला ने कहा, अरे वाह यार, तू इतने सालों बाद भी मुझे आवाज से पहचान लिया। साधना बोली, तुझे कैसे भूल सकती हूँ शैतान की नानी, तेरी वजह से मैं कॉलेज में रस्टिकेट होते होते बची थी। ये सुनकर माही ने कहा, वाह बेटा, आज मुझे कोस रही है, भूल गई कि उस घटना की असली साजिश करता तू थी। मैंने तो सिर्फ तेरे प्लान को एग्जीक्यूट किया था। साधना बोली, ठहर जा माही की बच्ची, तू एक बार मेरे सामने तो आ, फिर देख तेरी क्या हालत बनाती हूँ।
साधना की बात सुनकर उधर से माही ने कहा, चल तो मुझे अपना पता बता, मैं आधे घंटे में तेरे सामने हाजिर होती हूँ। ये सुनकर साधना चहक उठी और बोली, इसका मतलब तू यहाँ हमारे शहर में ही है? माही बोली, जी सरकार। साधना ने उसे अपने घर का पता बताया और बोली, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। माही बोली, मैं बस अभी आई। साधना माही का इंतजार करने लगी। 20 मिनट में माही आ गई। उसने आते ही साधना को गले लगकर अभिवादन किया और बोली, सहेलियां पुरानी यादों में खो सी गईं। उन्हें याद आया उन दिनों वे कॉलेज में सेकंड ईयर में थीं। साधना कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी। ऐसे ही एक बार वार्षिक कार्यक्रम के लिए वो एक नाटक में हिस्सा ले रही थी, जिसमें कॉलेज का सबसे होनहार और अच्छा खासा हैंडसम सहपाठी सोम उसका हीरो था। साधना और सोम की ड्रामे में केमिस्ट्री इतनी बढ़िया थी कि कॉलेज में अफवाह फैल गई कि वे दोनों मोहब्बत के पीपे बजा रहे हैं। इस बात ने सोम की फियांसी आरती को विचलित कर दिया था। दरअसल सोम और आरती के बीच प्रेम की बेल पिछले 1 साल से पड़ रही थी और वो दोनों शादी का निश्चय भी कर चुके थे। इस रिश्ते में साधना और सोम वाली कहानी से दरार पैदा हो रही थी। ऐसे में नाटक के मंचन में एक दिन पहले जब साधना को इस स्कैंडल के बारे में जानकारी मिली तो वो चौंक गई। उसने सीधे सोम से बात की। वो सोम की क्लास में जाकर उसके सामने खड़ी हो गई और सीधे उसे आरोपित करने लगी कि उसने जानबूझकर ये अफवाह फैलाई। तो उसकी बात सुनकर सोम भी तमतमा गया और बोला कि ये बात मैंने नहीं, तुमने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए फैलाई है। दोनों के बीच बहस होने लगी। साधना ने गुस्से में आकर कहा, मैं इस नाटक में हिस्सा नहीं लूंगी, और वो पैर पटकते हुए वापस आ गई। इधर सोम ने भी इस बात को गंभीरता से लिया और सीधे प्रिंसिपल के पास पहुंच गया। उसने साधना के नाम से उनसे शिकायत दर्ज करा दी। प्रिंसिपल ने कहा वो आज ही इस बात की जांच करवाएंगे। बात बहुत बढ़ गई और बातों बातों में पता चला कि ये खबर लड़कियों की ओर से ही फैलाई गई है। बस साधना को इस सबका दोषी मानते हुए उसे कॉलेज से रस्टिकेट करने की मांग लड़कों की तरफ से की जाने लगी और लड़के धरने पर बैठ गए। इधर लड़कियों की भी 2 भागों में बट गई थीं। एक भाग का नेतृत्व आरती कर रही थी, जो लड़कों की मांग का समर्थन कर रही थी, जबकि दूसरे भाग का नेतृत्व स्वयं साधना कर रही थी, मगर उसके समर्थन में लड़कियों की संख्या न्यून थी। ये लगभग तय माना जा रहा था कि अब साधना को रस्टिकेट कर ही दिया जाएगा। लड़कों के खेमे में इस बात से बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ गया था कि साधना का रस्टिकेशन अब होने ही वाला है। साधना भी अब निराश हो गई थी और सोच रही थी कि ना जाने भगवान उसे क्यों ऐसे अपराध की सजा देने जा रहे हैं जो उसने किया ही नहीं। साधना और उसकी चंद सहेलियां मायूसी से बैठी थीं और प्रिंसिपल साहब की ओर से अधिकृत कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रही थीं। तभी आंधी तूफान की तरह माही कॉलेज में दाखिल हुई। वो सीधे भागकर प्रिंसिपल साहब के कक्ष में जा पहुंची। भीतर कॉलेज के सभी वरिष्ठ प्रोफेसर बैठे हुए थे और इस मामले पर गंभीरता से विचार विमर्श चल रहा था। ऐसे में माही को यूं प्रवेश करते देखकर सब अचकचा गए। प्रिंसिपल साहब ने गुस्से से उसे देखा और कहा, आप कौन हैं और इस प्रकार बिना अनुमति मेरे कक्ष में आप कैसे प्रवेश कर गईं? जाइए, तुरंत बाहर जाइए। माही दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोली, सर मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मैं अभी इस वक्त इस कक्ष में ना आती तो अनर्थ हो जाता। आप लोग एक निर्दोष को सजा दे बैठते। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी गुरुजनों ने एक साथ कहा, वो कैसे? तो माही बोली, सर आज आप लोग यहाँ साधना और सोम के संबंध में फैली अफवाह पर विचार कर साधना को दोषी समझते हुए दंडित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मगर सर जो आपको बताया गया है वह सच नहीं है। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल ने पूछा, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? हमने तथ्य का पता लगाने के लिए बहुत से स्टूडेंट का बयान लिया है और अधिकांश का कहना है कि ऐसा साधना ने स्वार्थवश सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया है। माही बोली, सर ये सारी घटना और ये अफवाह स्पॉन्सर्ड है। आप लोग सच्चाई सुनकर सकदे में आ जाएंगे। माही की बात सुनकर सबने संवेद स्वर में कहा, आप जरा शांति से बैठिए और हमें तफसील से बताइए कि आप क्या कहना चाहती हैं और अपनी बात के समर्थन में आपके पास क्या सबूत है। माही बोली, सर आप लोगों का धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मैं आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ। साधना को याद आया कि किस तरह वो कॉलेज के दिनों में एक बड़ा समस्या में फंस गई थी और फिर माही ने उसे कैसे निकाला था और रस्टिकेट होने से बचाया था।
माही ने प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद कहा और बोली, सर मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल इस पूरे मामले की सूत्रधार कौन है और कौन साधना जैसी जहीन लड़की की दुश्मन है। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल साहब सहित उपस्थित सभी लोगों ने उत्सुकता से पूछा, आखिर कौन साधना का बुरा चाहता है। माही बोली, सर वो लड़की है आरती। आरती का नाम सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। आरती के पिता शहर के जाने माने रईस और अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे और आरती उनकी इकलौती बेटी थी। सबने एक साथ कहा, मिस माही क्या आप अपनी बात साबित कर सकती हैं। माही ने दृढ़ता से कहा, जी सर, मैं पुख्ता सबूत साथ लेकर आई हूँ। आप लोग इजाजत दे तो मैं वो सबूत आपको दिखा सकती हूँ। ये सुनकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। माही ने एक पेन ड्राइव निकाला और प्रिंसिपल साहब को देते हुए बोली, सर ये कॉलेज कैंटीन के सीसीटीवी की फुटेज हैं, प्लीज़ इसे आप अपने लैपटॉप पर चलाएं। प्रिंसिपल साहब ने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई और उसे चालू किया। पेन ड्राइव में कॉलेज की कैंटीन का दृश्य उभरा। फिर सब लोगों को दिखाया गया और कैमरा कोने वाली टेबल पर बैठी लड़कियों पर जाकर रुक गया। उसके बाद वो वहां पर ही फोकस हो गया। वहां 5 लड़कियां बैठी थीं। उनमें से एक लड़की बहुत चढ़ कर बातें कर रही थी। कैमरा उसी लड़की पर फोकस हुआ और फिर उस लड़की की आवाज़ आने लगी। वो अपनी सहेलियों से कह रही थी कि मैं उस साधना की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। वो मुझसे मेरे सॉम को छीनने की कोशिश कर रही है। देखना, मैं उसका फ्यूचर ख़त्म कर दूंगी, उसे कॉलेज से रस्टिकेट करवा दूंगी। ये सुनकर एक लड़की ने कहा, मगर आरती, साधना तो बड़ी सीधी लड़की है, वो तेरे सोम को क्यों छीनने लगी। इस पर आरती बोली, तू नहीं जानती रे, वो ड्रामे के बहाने से सोम से नज़दीकी बढ़ा रही है और देखना, ड्रामा करते करते वो सोम को अपने जाल में फंसा ही लेगी। उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की ने पूछा, तू ऐसा करेगी कैसे। आरती बोली, मैंने तैयारी शुरू भी कर दी है, ये देख। उसने अपने मोबाइल पर उन लड़कियों को कुछ तस्वीरें दिखाईं। इस पर वो उसकी सहेली ने पूछा, ये तो ड्रामे के दृश्य के रिहर्सल की तस्वीर है। आरती बोली, हाँ, इन तस्वीरों के द्वारा ही हम एक प्लान बनाएंगे और देखना फिर कैसे साधना की सामत आती है। ये कहकर वो धीरे धीरे अपनी सहेलियों को कुछ समझाने लगी। उसके बाद उसने सबसे कहा, तो तुम लोग समझ गई ना कि कैसे बात फैलाना है। सबने सहमति में सर हिलाया। वीडियो दिखाकर माही प्रिंसिपल साहब से मुखातिब होते हुए बोली, सर क्या आप अब भी साधना को दोषी समझते हैं। प्रिंसिपल साहब ने सबसे पूछा तो सबने एक स्वर में कहा कि हमें समझ आ गया है कि निर्दोष है और इसे आरोप से मुक्त किया जाए। इस प्रकार माही की वजह से साधना कॉलेज से रस्टिकेट होते होते बची। इधर साधना को विचार में बोली, क्या हुआ भाई, तू किस ख्याल में खो गई। साधना बोली, कुछ नहीं रे, बस तेरे एहसानों की याद आ गई थी। माही बोली, छोड़ पुरानी बातें और हाँ, अब बता तुझे अपने बेटे के लिए कैसी पत्नी चाहिए। साधना बोली, क्या तू आजकल रिश्ते भी करवाने लगी है। माही बोली, नहीं रे, पिछले दिनों सुधा से बात हुई थी, उसने बताया कि तू अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है, मगर कोई भी तेरे मापदंड पर खरी उतर नहीं रही है। सुधा ने तो अपने बेटे की शादी इसी शहर के जाने माने व्यवसायी आलोकनाथ की बेटी से तय भी कर दी है। साधना ने कहा, हाँ उसने बताया था। इस पर माही बोली, तुझे किस तरह की लड़की चाहिए। साधना बोली, देख माही, वैसे तो मुझे मध्यम वर्गीय परिवार की संस्कार वाली पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, मगर मैंने बहुत तलाश की परंतु सफल नहीं हो सकी, इसलिए अब मजबूरन अपने आसपास के संपन्न परिवारों में ही लड़की तलाश रही हूँ। ये सुनकर माही बोली, अरे बहन, तू मेरे रहते चिंता मत कर, बस एक बार मेरे साथ चलकर वंदना को देख ले। साधना बोली, वंदना कौन है। इस पर माही रहस्यमय मुस्कान के साथ बोली, चल तो सही। साधना ने पूछा, कहाँ जाना है। तो माही ने कहा है, यहीं इसी शहर में। साधना उसके साथ जाने को तैयार हो गई। माही के मुंह से साधना ने जब सुनंदा का नाम सुना तो उसने आश्चर्य से पूछा कि अब ये सुनंदा कौन है। साधना की बात सुनकर माही रहस्यमय मुस्कान के साथ बोली, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सुनंदा से मिलवाती हूँ। साधना बोली, ठीक है, आज शाम को चलते हैं। दोनों सहेलियां आपस में गपियाने लगी। शाम को चाय पीकर वे तैयार होकर चल पड़ी। माही ने टैक्सी बुलवाई और साधना से कहा, चल। साधना बोली, घर की गाड़ी रहते हुए टैक्सी क्यों। तो माही बोली, नहीं रे, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तेरी महंगी गाड़ी ले जाना ठीक नहीं होगा।
साधना बोली ठीक है, जैसा तू कहे। वे दोनों टैक्सी पर सवार होकर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद जब वे शहर के उत्तरी छोर पर बने एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी में पहुंची, टैक्सी से उतरकर माही साधना को लेकर पास ही बने एक छोटे से मकान के सामने पहुंची। उसने घंटी बजाई तो एक अधेड़ महिला जो ने दरवाजा खोला। माही को देखकर वो एकदम बोली, अरे ननंद जी, आज इतने दिनों के बाद हमारी याद कैसे आ गई? माही मुस्कुराकर बोली, बस भाभी, सोचा बहुत दिनों से आपके हाथ की चाय नहीं पी, इसलिए अपनी सहेली साधना को लेकर तुम्हारे पास चली आई। महिला ने नजर उठाकर साधना को देखा और उसका अभिवादन करते हुए बोली, नमस्कार बहन जी। साधना ने भी दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। माही बोली, परिचय करा दूं, आप मेरी सुनंदा भाभी हैं और भाभी ये मेरी सहेली साधना है। दोनों ने पुनः एक दूसरे का अभिवादन किया। माही ही चहकती हुई बोली, साधना भाभी, ये भाभी ऑलराउंडर हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो इन्हें बनानी ना आती हो और ऐसा कोई काम नहीं जो ये कर नहीं पाए। कभी फुर्सत में इनके जीवन संघर्ष की कहानी सुनाऊंगी। सुनंदा भाभी बोली, ननंद रानी, भीतर भी आओगी या बाहर से ही सारी बातें कर लोगी? माही बोली, हाँ रे साधना, चल भीतर चलें। भीतर जाकर साधना ने देखा एक छोटा मगर करीने से सजाया हुआ ड्राइंग रूम था। पर्दे महंगे तो नहीं, फिर भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सुनंदा बोली, बैठिए बहन जी। ये माही रानी को बस एक बार शुरू हो गई तो फिर रुकने का नाम ही नहीं है लेती। सुनकर सभी हंस पड़े। सुनंदा ने आग्रह करके साधना को सोफे पर बैठने को कहा। फिर वो बोली, मैं अभी आई, ये कहकर वो भीतर चली गई। साधना ने पूरे घर का भरपूर मुआयना किया। ये देखकर माही बोली, तू अच्छी तरह देखभाल ले सुनंदा, भाभी बहुत ही सलीके से रहती हैं। साधना बोली, क्या हम यहाँ सुनंदा भाभी से मिलने आए हैं? तो माही बोली, अरे ज्यादा उतावली मत बन, तू बस ध्यान से सब कुछ देख, फिर घर चलकर बातें करेंगे। तभी सुनंदा ट्रे में नाश्ता और पानी लेकर आ गई। साधना ने देखा ट्रे में 2 मिठाइयाँ, नमकीन और बिस्किट करीने से सजाकर लाए गए थे। सुनंदा ने ट्रे सेंट्रल टेबल पर रखी और आग्रह किया कि वे लोग नाश्ता लें। माही तो एक लड्डू उठाकर बोली, वाह भाभी, तुम्हारे हाथ के बने ये बेसन के लड्डू आज न जाने कितने समय बाद खा रही हूँ। सुनंदा मुस्कुरा कर रह गई, जबकि माही ने साधना से कहा, ले ले ले, वरना मैं सारे चट कर जाऊंगी। सुनंदा बोली, साधना जी, आप इसकी बातों में मत आइए, आप चक्कर बताइए कि ये खाने लायक बने भी हैं या नहीं। साधना ने एक लड्डू उठाया और खाकर बोली, सच में बहन जी, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। माही बोली, एक गुजिया भी खाकर देख। साधना ने एक गुजिया उठाई और चक्कर बोली, वाह, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं मिला। इस प्रकार बातचीत करते हुए समय गुजरने लगा। आधे घंटे बाद माही बोली, अरे भाभी, अपनी वंदना बिटिया नहीं दिखाई दे रही। तभी डोरबेल बजी तो सुनंदा बोली, लो, नाम लिया और वंदना हाजिर हो गई। उन्होंने उठकर दरवाजा खोला। साधना ने देखा साधारण से सूती सूट में एक नव युवती ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। उसने आते ही सबका अभिवादन किया और बोली, बेटा हाथ मुंह धोकर आ रही, बैठते हैं। वो बोली, जी माँ। वो भीतर चली गई। 10 मिनट बाद वो आई तो सुनंदा बोली, बेटा, माही बुआ और उनकी सहेली आई हैं, हम तुम्हारी याद कर रहे थे कि तुम आ गई। फिर साधना से मुखातिब होकर बोली, साधना जी, ये मेरी बेटी वंदना है। वंदना ने उठकर साधना और माही और सुनंदा को प्रणाम किया। साधना उसके शिष्टाचार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। बोली, आप लोग आज डिनर करके ही जाइए। साधना संकोच से बोली, अरे रहने दो बहन जी, डिनर फिर कभी कर लेंगे। मगर माही उसकी बात काट कर बोली, नहीं नहीं भाभी, तुम तो तैयारी करो, हम डिनर करके ही जाएंगे। सुनंदा भीतर चली गई। माही साधना से बोली, जल्दी क्यों मचा रही है? अरे आए हैं तो अच्छी तरह तसल्ली से सब देख समझ ले, फिर घर चलकर तय करेंगे कि क्या करना है। साधना बोली, ठीक है, वैसे अभी तक जितना देखा और समझा है उससे मुझे उम्मीद लग रही है कि शायद मेरी तलाश पूरी हो रही है। वंदना और सुनंदा मिलकर डिनर की तैयारी में लग गईं। इस बाद माही ने साधना से कहा, हम दोनों बैठकर बोर होने की बजाय आज साधना भाभी का घर घूम लेते हैं। साधना ने घूम कर सारा घर देखा और वो बहुत प्रभावित हुई। जब तक उन्होंने घर को बारीकी से देखा तब तक डिनर तैयार हो गया था। डिनर में 2 सब्जियां, दाल, रोटी, चावल और हरी धनिया की चटनी थी। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना था। साधना ने देखा कि सुनंदा ने सिर्फ मदद की है, पूरा भोजन वंदना ने ही बनाया था। सुनंदा ने बड़े आदर से उन दोनों को भोजन करने को आमंत्रित किया और वंदना
से भोजन परोसने को कहा। वंदना ने भोजन परोसा और सुनंदा भोजन के दौरान पंखा झलती रही। भोजन समाप्त कर वे आपस बैठक में आकर बैठी तो माही बोली, भाभी आप लोग भी भोजन कर लीजिए। इस पर सुनंदा ने कहा, आज हमारा व्रत है, हम दोनों देर रात एक बार ही भोजन करेंगे। साधना समझ गई कि उनके पास इतना भोजन नहीं है कि वे दोनों भरपेट खा सके, इसलिए बहाना बना रही हैं। मगर साधना तो इस परिवार से मिलकर पूरी तरह संतुष्ट हो गई थी कि वंदना ही उसके बेटे के लिए सही लड़की है। वे वहां से वापस आ गए। घर आकर माही के कुछ कहने से पहले ही साधना माही से लिपट कर बोली, माही आज तूने मेरी सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। मुझे मेरी मन माफिक बहू मिल गई, बस तू सुनंदा भाभी और वंदना की मंजूरी दिला दे। माही बोली, ठहर साधना, इतनी उतावली ना हो। उस परिवार से संबंध जोड़ने से पहले कुछ बातें तुझे जानना जरूरी है। साधना बोली, मुझे कुछ नहीं जानना, मेरी तलाश पूरी हो गई, बस अब शादी से कम कोई बात मैं नहीं कर सुनूंगी। माही बोली, नहीं साधना, जो मैं कहना चाहती हूँ उसको सुनना तेरे ही नहीं तेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो शादी के बाद तेरी या परिवार की जानकारी में आने पर समस्या उत्पन्न हो सकती है। साधना बोली, तू इतनी जिद कर रही है तो चल इत्मीनान से बैठकर सुनते हैं। वो माही को लेकर अपने बेडरूम में आ गई। तब तक साधना का पति और बेटा भी घर आ गए थे। माही बोली, जो मैं बताने जा रही हूँ वो बात तेरे पति और बेटे के लिए भी जानना जरूरी है, इसलिए चल हम लोग ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करते हैं। साधना बोली, चल माही अब शुरू कर अपनी बात। माही ने कहना शुरू किया। वो बोली, सुनंदा भाभी मेरी बरसों पुरानी परिचित हैं, हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। वे मुझसे 2-3 साल ही बड़ी हैं, इसलिए हम दोनों के बीच बहनापा सा हो गया था। मैं उन्हें सुनंदा भाभी और वो मुझे ननद रानी कहकर ही बुलाती थी। साधना उसको टोकती हुई बोली, तू ज्यादा भूमिका मत बांध और मुझे मुद्दे की बात पर आ। माही बोली, थोड़ा सब्र कर, तुम लोगों के लिए ये सब बातें जानना बहुत जरूरी है, इसलिए बता रही हूँ। उसने आगे कहा। माही बोली, साधना तूने आज सुनंदा भाभी और वंदना को देखकर शायद मन ही मन तय कर लिया कि वंदना ही तेरे बेटे के लिए उचित लड़की है। ये सही भी है, मगर बहन तू पहले एक कठोर सच को जान ले। साधना उतावली सी बोली, तो बताना भूमिका क्यों बांध रही है। माही बोली, तो सुन, वंदना सुनंदा भाभी की सगी बेटी नहीं है। साधना चौंक उठी। तो माही बोली, इतना ही नहीं, वंदना एक अवैध संबंध है। ये सुनकर साधना बोली, क्या सुनंदा भाभी के चरित्र पर कोई दाग है। माही बोली, नहीं रे, वो तो खरा सोना है, मगर वंदना उसकी सगी बहन के अवैध संबंधों का परिणाम है। साधना ने पूछा, वो कैसे। माही ने बताया कि सुनंदा भाभी अनाथ है और उसकी सगी बहन भी उसके साथ ही रहती थी। सुनंदा के पति उसे सगी बहन जैसे चाहते थे, मगर वो बचपन से ही अलहड़ और स्वच्छंद लड़की थी। कॉलेज के दिनों में वो एक आवारा लड़के के चंगुल में फंस गई थी और गर्भवती हो गई थी। उस आवारा लड़के ने उसका उपयोग कर उसे छोड़ दिया तो वो घबरा गई, उसने आत्महत्या की ठान ली। ऐसे में सुनंदा और उनके पति ने उसे संभाला। समय गुजरने लगा, प्रसव का समय नजदीक आ गया, मगर प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। वो वंदना को जन्म देकर चल बसी। सुनंदा भाभी और उनके पति ने मिलकर वंदना को अपनी सगी बेटी की तरह पाला। यहाँ तक कि सुनंदा भाभी ने अपने पति से कह दिया कि वे कभी स्वयं की संतान को जन्म नहीं देंगी। उनके पति ने भी यह बात स्वीकार कर ली। वंदना जब 5 साल की थी तभी एक सड़क दुर्घटना में सुनंदा के पति का देहांत हो गया। साधना भाभी की दुनिया उजड़ गई, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पति के जाने के बाद ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर वंदना को लेकर इस शहर में आ गईं। इस अनजान शहर में वे सबसे पहले आकर हमारे पड़ोस में ही ठहरी। हमारे घर के बाजू में एक सस्ती धर्मशाला थी। उन दिनों मेरे पिताजी यहीं पर पदस्थ थे। सुनंदा भाभी उस धर्मशाला में ही ठहरी थीं। वे सुबह पास पड़ोस के घरों में काम की तलाश में निकलती थीं, तो एक दिन वे हमारे घर आईं। माँ उनसे बात कर ही रही थी कि तभी मैं पहुंच गई। माँ ने उन्हें बताया कि हमारे घर पर पहले से ही काम वाली बाई लगी है। इस पर भी वे बोली कि उन्हें सिलाई कढ़ाई का काम भी आता है। मैंने पूछा कि जगह मिलने पर भी अपनी दुकान चालू कर सकती हैं, तो वे खुश होकर बोली, जरूर बहन। तब मैंने माँ को राजी किया कि वे अपने घर के बाजू वाले छोटे से कमरे को, जो हमारे पड़ोसी वर्मा जी ने किराए के लिए ही बनवाया था, उसे सुनंदा को किराए पर दिलवा दें। माँ ने बात की और वर्मा अंकल भी
सुनंदा की परेशानी जानकर बिना एडवांस लिए किराए पर दुकान देने को राजी हो गए। सुनंदा ने हिम्मत करके वही दुकान खोल ली। उसने अपनी जमा पूंजी से एक सिलाई मशीन खरीदी और पहले तो सिर्फ लोगों के पुराने कपड़ों की अल्टरेशन और रफू इत्यादि ही करती थी, मगर धीरे धीरे मेरी माँ की सहायता से थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाकर उन्होंने नए कपड़े खरीदकर रेडीमेड सूट और ब्लाउज वगैरह तैयार कर दुकान में रखना शुरू किया। मैं उनकी प्रचारक बन गई। मैं उनके बनाए सूट पहनकर कॉलेज जाती तो मेरी सहेलियां मुझसे पूछती कहाँ से लिए, तो मैं बताती हमारे पड़ोस में एक नई दुकान खुली है। तो मैं उनकी डिजाइन की कायल हो गई। बस धीरे धीरे मेरी सहेलियां भी सुनंदा की दुकान से सूट खरीदने लगीं। इस प्रकार सुनंदा की दुकान चल पड़ी। वंदना भी बड़ी हो रही थी और सुनंदा का व्यवसाय भी धीरे धीरे काफ़ी प्रगति करने लगा था। बस तभी मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया और हम दूसरे शहर आ गए। सुनंदा से फ़ोन पर संपर्क बना रहा और हमें उनकी सारी जानकारी मिलती रहती थी। उसके बाद समय के अंतराल के साथ हमारे बीच संपर्क कम होने लगा। इस प्रकार कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन सुनंदा का फ़ोन मेरे पास आया। वो बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने थरथराती आवाज़ में मुझे कहा वो बड़ी मुसीबत में है, पड़ गई। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो बोली कि माही मैं बहुत बड़ी मुश्किल से तुम्हें फ़ोन कर पा रही हूँ। दरअसल वंदना के पिता को यह पता चल गया है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं और आजकल हमारी माली हालत भी ठीक है। बस उस नशेड़ी ने पहले तो मेरे पास आकर बहुत गिड़गिड़ाते हुए अपने किए की माफ़ी मांगी और फिर अक्सर यहाँ वंदना से मिलने के बहाने आने लगा। वो कभी कभी वंदना के लिए उपहार भी लेकर आता था। मैंने भी भलमानसत में उस पर विश्वास करते हुए कहा कि चलो बरसों बाद सही, वंदना बेटी को पिता का प्यार मिल रहा है। उसे आने से नहीं रोका, मगर कल वो उस समय आया जब वंदना कॉलेज में रहती थी। आकर बोला भाभी आज आपके हाथ का खाना खाने को मन किया तो चला आया। मैंने भी पिछले कुछ समय से उसके आने पर देखा था कि वो बहुत शालीनता से रहता था, तो उसे अंदर आने दिया। उसे बैठक में बिठाकर मैं भोजन की तैयारी में जुट गई। मैं उसकी ओर से लापरवाह थी और इसका फ़ायदा उठाकर उसने अचानक रसोई में आकर मुझे पीछे से छूने की कोशिश की। मैं अचकचा गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो वो बेशर्मी से बोला अरे भाभी तुम्हारे भी पति नहीं है और मेरी भी पत्नी नहीं है, फिर तुम वंदना को भी तो माँ की तरह ही पाल रही हो, तो चलो हम दोनों एक हो जाएं और एक दूसरे की इच्छा पूरी करते रहें। पहले तो मैं घबरा गई, मगर फिर तुरंत मैंने चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई से गर्म तेल करछुली में भरकर उस पर उड़ेल दिया। वो तिलमिलाने लगा और जैसे तैसे बाहर भागा, मगर जाते जाते धमकी दे गया कि मुझे बदनाम कर देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा भाभी घबराओ नहीं, मैं पड़ोस वाले सुरेंद्र अंकल को बता देती हूँ, वो तुम दोनों को अपने घर 2 दिन रख लें। इस बीच मैं वहाँ आकर तुम दोनों को यहाँ ले आऊँगी, चिंता मत करो। तब से मैं उन्हें यहाँ ले आई हूँ और वो यहाँ निश्चिंत रूप से रह रही हैं। इधर सुधा ने अपने बेटे की शादी बड़े घर में तय करके साधना को सूचना दे दी थी। एक दिन उसका फ़ोन साधना के पास आया। वो हाल चाल पूछने के बाद बोली क्या हुआ रे साधना, तुझे कोई संस्कारी लड़की मिली या फिर तू भी मेरी तरह हमारे स्तर की लड़की लाने की सोच रही है। साधना बोली नहीं रे, मेरी तलाश अभी भी जारी है। हाँ, मगर कल मैं जिस लड़की से मिली उसे देखकर लगता है जैसे मेरी भी तलाश पूरी होने वाली है। सुधा हंसकर बोली देख ले, फिर बाद में पछताना ना पड़े। साधना हंसकर रह गई। सुधा बोली ठीक है रखती हूँ, तेरी बात फाइनल हो जाए तो बता देना। आखिर मैं कब तक लड़की वालों को रोक कर रखूँगी, वे जल्दी मचा रहे हैं। साधना बोली चल देखती हूँ, शायद इसी हफ्ते तुझे खुशखबरी सुनाई दूँ। उसने फ़ोन रख दिया। ये सारी बातचीत माही के सामने ही हुई थी, इसलिए साधना के फ़ोन रखते ही उसने पूछा कौन थी, सुधा क्या? साधना बोली हाँ रे। माही बोली देख साधना, मैंने तुझे सुनंदा भाभी और वंदना बेटी की सारी बातें और परिस्थितियों को बता दिया। अब तू सोच ले, घर पर जीजा जी से भी सलाह कर ले, फिर तय करना कि क्या करेगी। साधना बोली ठीक है माही, मगर तू प्लीज़ एक बार सुनंदा भाभी से भी पूछ ले उन्हें ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं। माही बोली ठीक है, वैसे तो मुझे यकीन है कि वो तुरंत मान जाएंगी, मगर फिर भी तेरी तसल्ली के लिए मैं उनसे पूछ लूँगी।
माही विदा हो गई। साधना भी बैठकर माही की बताई बातों पर गौर करने लगी। उसने सोचा इस बारे में पति और बेटे से भी राय लेना ठीक रहेगा। ये तय करके उसने पति और बेटे को फोन पर सूचित किया कि आज शाम की चाय एक साथ पिएंगे। ये सुनकर दोनों बाप बेटे समझ गए कि जरूर कोई महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। साधना बेसब्री से शाम का इंतजार करने लगी। माही से सारी बातें सुनकर साधना ने कहा, तू ठीक कह रही है माही, मैं आज शाम अपने पति और बेटे से सलाह कर लूं, तब तक तू भी सुनंदा भाभी की राय जान ले। माही चली गई। शाम को साधना के पति अमर और बेटे सुनील के आने पर तीनों एक साथ मिलकर बैठक में सोफे पर बैठकर चाय पीने एकत्रित हुए। साधना ने बाप बेटे की पसंद के गोभी, आलू, प्याज और बैगन के पकौड़े तले थे। उन्हें देखकर दोनों बाप बेटे लपक पड़े और पकौड़े खाते हुए अमर बोला, अब बताओ श्रीमती जी क्या बात है? लगता है तुम्हारी तलाश पूरी हो गई है और तुम हमें वही बताने जा रही हो। साधना बोली, सही कहा आपने, आखिर मुझे मेरी पसंद की लड़की सुनील के लिए मिल ही गई है। ये कहकर उसने उन्हें सुनंदा भाभी की पूरी दास्तान सुनाई और पूछा कि क्या उन लोगों को वंदना से सुनील के रिश्ते में कोई आपत्ति है। अमर बोला, देखो भाई, मेरी ओर से तो हाँ है, अब सुनील बाबू से पूछ लो कि उनकी क्या राय है। सुनील एकदम झपटकर माँ की गोद में मुंह छुपाकर बोला, माँ आज तक कभी मैंने तुम्हारी बात काटी है? साधना बोली, नहीं बेटा, मगर ये तेरी जिंदगी का सवाल है, फैसला तुझे ही करना है। सुनील बोला, आपने और पिताजी ने जब हामी भर दी है तो मुझे क्यों इनकार होगा। इस तरह साधना के घर पर तो बात फाइनल हो गई। तभी माही का फोन आया। उसने बताया कि सुनंदा भाभी को भी ये रिश्ता मंजूर है। साधना बोली, फिर देर नहीं करनी चाहिए, कल शाम को वंदना को सुनील से मिलवा देते हैं। माही बोली, ठीक है, कल शाम को शहर के बीच स्थित गुलमोहर पार्क में दोनों की मुलाकात करवा देते हैं। साधना बोली, ठीक है, वे दोनों अच्छी तरह एक दूसरे को समझ लें, फिर रात को डिनर हम लोग वहीं पास में स्थित होटल शाही दरबार में कर लेंगे। माही बोली, ठीक है, मैं सुनंदा भाभी को बता दूंगी। अगले दिन शाम को सब लोग पार्क में पहुंच गए। वंदना और सुनील को अकेले मिलने छोड़ दिया गया और बाकी लोग एक तरफ बेंच पर बैठकर गपशप करने लगे। माही बीच बीच में सुनील को छेड़ देती थी। सुनील बेचारा झेप कर रह जाता। दरअसल वो लड़कियों से जो घुल मिल नहीं पाता था, इसलिए वो चुपचाप ही रह रहा था। लगभग आधे घंटे बाद वंदना और सुनील वापस लौट आए। आते वक्त दोनों ने हाथों में हाथ डाल रखा था और बहुत खुश नजर आ रहे थे। ये देखकर सब लोग समझ गए कि उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया। माही ने सभी को बधाई दी। अगले दिन ही साधना ने विवाह का मुहूर्त निकलवाया और एक सप्ताह में शादी हो गई। उधर साधना ने सुधा को भी खुशखबरी सुनाई और बोली, देख सुधा, मुझे बगैर समझौता किए मेरी मनपसंद बहू मिल गई। सुधा ने भी उसे बधाई दी। दिन गुजरते रहे। साधना और सुधा दोनों अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गईं। दोनों परिवारों में बहुओं ने भी परिवार में सामंजस्य बिठा लिया था। एक दिन अचानक साधना को पता चला कि शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उसमें बहुओं को अपने व्यवहार और व्यक्तिगत जीवन की झलक प्रस्तुत करना होगा। इस प्रतियोगिता में शामिल होने वालों को कोई अलग से टास्क नहीं दिया जाएगा, उन्हें अपने व्यवहार और व्यक्तिगत जीवन की झलक प्रस्तुत करना होगी। साधना ने इस प्रतियोगिता की सूचना सुधा को भी भेजी और उससे आग्रह किया कि वो अपनी बहू को भी इस प्रतियोगिता में शामिल होने को कहे ताकि उनके बीच जो विचारों का अंतर है उसकी भी जांच हो जाए। सुधा राजी हो गई। नियत तिथि को सब लोग प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे। सुधा भी अपने पति मुकेश और बेटे अमित के साथ अपनी बहू स्वाति को साथ लेकर प्रतियोगिता में शामिल होने आ गई थी। साधना को देखकर उसने आवाज देकर उसे अपने पास बुलाया और साथ बैठने का आग्रह किया। साधना अपने परिवार के साथ आकर बैठ गई। सबने आपस में परिचय किया। दोनों बहुओं को छोड़कर शेष सभी आपस में परिचित तो थे, सिर्फ औपचारिक अभिवादन कर सब बैठ गए। थोड़ी देर में स्पीकर पर अनाउंसमेंट हुआ कि जिन प्रतियोगिताओं ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, उनके अलावा यदि कोई और प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता है तो वो बाईं ओर बने केबिन में जाकर नाम लिखवा सकता है। इस वक्त 10 बजे हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय बचा है, उसके बाद लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। ये सुनकर वहां उपस्थित कुछ युवतियां रजिस्ट्रेशन हेतु बने कक्ष की ओर चल पड़ी।
10:20 पर घोषणा की गई कि प्रतियोगिता की लिस्ट फाइनल हो गई है और कल कुल 15 प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। उनके नाम पुकारे गए और उन्हें स्टेज के दाईं ओर बने कक्ष में पहुंचने को कहा गया। सब लोग वहां एकत्रित हुए। इसके बाद बताया गया कि प्रत्येक प्रतियोगी को कुछ 15 मिनट मिलेंगे। उतने समय में उसे अपनी प्रातःकालीन दिनचर्या जैसे वो घर पर रहती है वैसे करके दिखाना होगा। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में 5 लोग होंगे, जिनमें से एक नगर की महिला सभा की अध्यक्ष, एक नगर के मेयर, एक नगर के पुलिस कमिश्नर की पत्नी, एक नगर के सेशंस जज और विदेशी महिला अतिथि हैं। पांचों निर्णायक अलग अलग बैठेंगे और अपने हिसाब से आंकलन का नंबर देंगे। ठीक 10:30 बजे स्टेज की घंटी बजी और पर्दा उठने पर पहली प्रतियोगी ने उपस्थित होकर अपना परिचय दिया और अपना दैनिक क्रियाकलाप शुरू किया। उसने सबसे पहले उठकर अपना मोबाइल टटोला और उसमें मैसेज चेक किया। फिर उठी और चाय बनाने से लेकर सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने तक का काम किया। फिर वो हाथ जोड़कर चली गई। इसी प्रकार सभी प्रतियोगियों ने एक एक करके अपने क्रियाकलापों को प्रदर्शित किया। सुधा की बहू ने भी कुछ इसी प्रकार हाव भाव दिखाया। उसने उठकर नौकरानी को आवाज़ दी चाय लेकर आने को, फिर मोबाइल चेक किया, फिर उठकर वॉशरूम गई और लौटकर वार्म अप किया। फिर नहाने की क्रिया के बाद नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में चली गई और बस सबसे आखिर में वंदना का नंबर आया। वंदना ने सबसे पहले मंच को प्रणाम किया, फिर मंच पर चढ़ी। उसने सबका अभिवादन किया और कहा, बड़ों को प्रणाम करती हूँ। फिर उसने अपनी दैनिक क्रियाओं का प्रदर्शन शुरू किया। सबसे पहले उठकर उसने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को प्रणाम किया। फिर बिस्तर छोड़ने के बाद सीधे वॉशरूम चली गई। वहाँ से ऐसा दिखाया जैसे वो नहाकर आई है। उसने रसोई में जाकर चाय बनाई और अपनी सास ससुर और पति को चाय पेश की। इसके बाद उसने खुद चाय पी और फिर नाश्ता बनाने लगी। सबको नाश्ता देकर उसने पति और ससुर के लिए टिफिन बनाया और उन्हें देकर ऑफिस विदा किया। फिर वो दोपहर का खाना बनाने चली गई और बस उसकी क्रियाएं समाप्त हो गईं। इसके बाद अनाउंसमेंट हुआ कि सभी प्रतियोगियों ने अपनी अपनी कला पेश कर दी है। अब निर्णायक मंडल अपनी अपनी नंबर सीट जमा करवा दें। 15 मिनट बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। इस बीच सब लोग आपस में खुसुर पुसुर करने हुए हिसाब से विजेता का अंदाजा लगा रहे थे। 15 मिनट बाद पुनः घोषणा हुई कि सभी प्रतियोगी मंच पर आ जाएं। ये सुनकर सभी प्रतिभागी मंच की ओर चल पड़े। मंच पर उद्घोषित ने सभी का धन्यवाद किया और उन्हें सीरियल से खड़ा होने को कहा। सब प्रतियोगी अपने नंबर से ही खड़े हो गए। उद्घोषक ने सभी निर्णायकों को भी मंच पर बुलाया और उनसे उनका परिचय कर अब मंच से घोषणा हुई कि प्रतियोगिता में हमें सभी प्रतियोगियों ने अपनी अपनी दैनिक दिनचर्या दिखाई। इनमें से कोई 3 क्रमशः विजयी हुई हैं। शेष सब लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, मगर शायद कुछ कमी रह गई। अब परिणाम की बारी। सबसे पहले तीसरे स्थान पर आई प्रतियोगी श्रीमती वसुंधरा चौहान। इन्होंने कामकाजी महिला की दिनचर्या प्रदर्शित की थी। तालियां बज उठी। फिर दूसरे नंबर पर श्रीमती सुनीता पांडे और इनके साथ एक और प्रतिभागी हैं श्रीमती स्वाति। इन दोनों ने आज की आधुनिक बहू के क्रियाकलापों को दर्शाया है। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सुधा ने गर्व से साधना को देखा। साधना ने मुस्कुराकर उसे बधाई दी। मंच से कहा गया कि अब इस प्रतियोगिता को विजेता की बारी है। कोई अंदाजा हाल में कई नाम उछलने लगे। अब अपने अपने कयास लगा रहे थे। थोड़ी देर कोलाहल मचा रहा। फिर मंच से निवेदन किया गया कि शांति बनाएं ताकि विजेता की नाम की घोषणा की जा सके। सब शांत हो गए। मंच से कहा गया, विजेता का नाम 5 निर्णायक मिलकर घोषित करेंगे। आपको बता दें कि विजेता को प्रत्येक निर्णायक ने पूरे अंक दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के विजेता को प्रतियोगिता में 250 में से 250 अंक मिले हैं। सब दिल थाम कर बैठ गए और प्रतियोगी गण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। थोड़े अंतराल के बाद मंच पर सारा प्रकाश बंद कर दिया गया और घोषणा हुई, आज की विजेता हैं श्रीमती। अब मंच पर स्पॉटलाइट एक प्रतिभागी पर केंद्रित होते हुए आगे बढ़ने लगी।
सभी अचंभित से देख रहे थे। स्पॉटलाइट सभी 15 प्रतियोगियों पर घूमकर बुझ गई और तभी माइक पर उद्घोषक ने कहा कि आज की विजेता है श्रीमती वंदना मेहरा। और इतना होते ही स्पॉटलाइट भक से जली और वंदना पर स्थिर हो गई। सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। साधना दौड़कर वंदना के पास पहुंची और उसे आलिंगन में भर लिया। वंदना की आंखें भर आईं। तभी उद्घोषक ने कहा, आज की विजेता के लिए हमारे निर्णायक मंडल के प्रमुख सेंसस जज महोदय कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने माइक संभाला और बोले, आज के आधुनिक युग में जैसा जीवन हम सब जी रहे हैं वैसा ही शेष प्रतियोगियों ने प्रस्तुत किया। सिर्फ विजेता ने हमारे पुराने संस्कारों को प्रदर्शित किया और ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है और इसलिए बिना आपस में सलाह किए हम सब ने उसे पूरे अंक दिए हैं। सच कहूँ, हम सब ने बिना एक दूसरे की जानकारी के ही ऐसा किया है। उनकी बात सुनकर पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। निर्णायक मंडल की राय जानकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने व्यक्तिगत रूप से साधना और वंदना को बधाई दी। धीरे धीरे सब लोग हॉल से निकल गए। साधना भी अपने परिवार सहित बाहर चल पड़ी। हॉल से बाहर निकलते ही सुधा अपने परिवार सहित उनके समक्ष आ खड़ी हुई और बोली, तूने सही कहा था साधना, आज भी संस्कारों की कीमत पैसे से ज्यादा है। ये बात आज इस प्रतियोगिता में साबित हो गई। तुझे और तेरी बहू को बहुत बधाई और उसे मेरी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद। इस प्रकार संस्कार की पैसे पर विजय हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।